नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, उसका क्लासिफिकेशन कुछ हद तक समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से सोर्सेज में आते हैं, फाइनेंस आप कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हो, उन टॉपिक को थोड़ा सा समझना है। जिसमें सबसे पहला आता है आपके पास में रिटेन अर्निंग, संचित आय। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम समझ रहे हैं रिटेन अर्निंग्स। जो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, तो एक कंपनी या एक संस्था जो पैसा कमाती है, एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट के अंदर से कुछ भाग बचा के रखती है। वो अपना सारा पैसा अपने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं करती है। देखिए, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। कि बात करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी एक बड़े लेवल का बिजनेस होता है जिसके अंदर जो व्यक्ति पैसा लगाता है, जो व्यक्ति उस कंपनी का हिस्सा लेता है, जो उस कंपनी की कैपिटल में अपना शेयर लेता है या उस कंपनी की कैपिटल में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी के लिए शेयर होल्डर होगा। जिस पर्सन ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया वो कंपनी का मेंबर होता है, मींस कंपनी का शेयर होल्डर होता है। और ये जो शेयर होल्डर है वो कंपनी में एक डिविडेंड के पर्पज से पैसा लगाता है। शब्द आता है हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड का मीन्स होता है लाभांश। लाभांश का मतलब एक व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया है लाभ के उद्देश्य के लिए, लेकिन उस कंपनी की सफिशिएंट कैपिटल पूरा वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट किया है, तो उसे भी उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। उस पार्ट को बोलते हैं हम लाभांश। एक छोटा सा शब्द लाभांश मीन्स लाभ का अंश। जितना कंपनी लाभ कमा रही है उस लाभ में से कुछ भाग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो देखिएगा, जब साल पूरा होगा तब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में बांटती है। और जब कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांटेगी, जो पैसा कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है उसमें से कुछ पैसा कंपनी बचा के रखती है। सपोज करते हैं कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कंपनी के पास मान लीजिए 1000 शेयर होल्डर है, तो कंपनी को इन 1000 शेयर होल्डर में इस लाख रुपए को बांटना था, लेकिन कंपनी कई बार ऐसा स्थिति क्रिएट करती है कि वो पूरा लाख रुपए नहीं बांटती है। कुछ पैसा कंपनी बचा के रखती है एज ए रिजर्व के तौर पे, एज ए सरप्लस के तौर पे, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे, या हम कह सकते हैं सेविंग के तौर पे उस पैसे को बचा के रखती है। उसी को बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग्स। तो सामान्य से इसका परिभाषा अर्थ होता है कि कंपनी के लाभों में से वो हिस्सा या कंपनी के लाभ का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने अंश धारकों को लाभांश के रूप में नहीं बांटा है और उसे संचित या बचा के रखा है, उसी को हम संचित लाभ कहते हैं। सबसे पहला और मेजर फंड होता है आपके बिजनेस में फाइनेंस का, या मेजर सोर्सेज होता है फाइनेंस का। क्योंकि देखिए, फाइनेंस हमको आवश्यकता कहाँ पड़ती है, पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, तो हमने इस पॉइंट को पहले भी क्लियर किया है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म आवश्यकता है, किसी स्थायी संपत्ति को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको डेली रूटीन के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए पैसा चाहिए, तो उस समय आप वहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज करते हो। दोनों ही बात हमारे पास पर क्लियर है। तो देखिएगा, जब हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो पैसा हमने बचा के रखा है, इन फ्यूचर यदि किसी कारण से हमको आवश्यकता पड़ी है, तो पहला तरीका हम पैसा लाने का यूज करते हैं, जो पैसा हमारे पास पड़ा था उसी पैसे को हमने यूज कर दिया। मीन्स रिटेन अर्निंग्स को आप यूज कर सकते हो। अब रिटेन अर्निंग्स को यूज करने के लिए आपको क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स है उसके और क्या डीमेरिट्स है, कौन कौन से उसके गुण हैं, कौन से दोष रहते हैं। यदि आप संचित लाभ या संचित आय का प्रयोग करते हो तो आपके लिए क्या अच्छी बातें हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है पूंजी का स्थायी स्रोत है। ये देखिए, ये पैसा आपको किसी को लौटाना नहीं है, ये आपके द्वारा कमाया गया पैसा है। आपने जो मेहनत करी है, इतने साल तक आपने काम किया है और कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा बचा के रखा है, उस पैसे का यदि आप उपयोग में ले रहे हो तो वो पैसा आपके लिए एक स्थायी स्रोत होता है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला काम है। दूसरा पॉइंट आता है अतिरिक्त व्यय नहीं करना होता। देखिए, ये पैसा आपको लेने के लिए अलग से कोई एक्सपेंसेस करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स आपको एडिशनल फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, या आपको कहीं किसी प्रकार की एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए ऑलरेडी आप पहले से खर्च कर चुके हो। साल भर में जो आपने मेहनत करी है, जो एक्सपेंसेस किया, उसी का रिटर्न आपके पास में ये है। आपने जो मेहनत करी, जो प्रॉफिट अर्न किया है, वही प्रॉफिट आपने सेव करके रखा था, तो इसके लिए आपको और अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है।
संचालन की स्वतंत्रता में वृद्धि। देखिए, आपके बिजनेस को आप फ्रीडमली ऑपरेट कर सकते हो यदि ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कैसे? मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है, आपने ये पैसा या तो अपने पास जो बचा के रखा था वो इन्वेस्ट किया है, या ये पैसा आपने कहीं से लोन लिया है। यदि आप लोन ले रहे हो तो मन में ये हमेशा ये डर रहता है कि मुझे किसी भी कंडीशन में ये पैसा चुकाना है, तो आप उसको प्रेशर लेके काम करने की कोशिश करोगे। यदि आपका खुद का पैसा है तो प्रेशर नहीं रहता, फ्रीली हम काम कर रहे हैं कि जो हमने कमाया था हमारा पैसा है, हमने अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आता है आकस्मिक हानि के विरुद्ध क्षमता क्रिएट करती है। देखिए, आपने यदि पैसा बचा के रखा है, आपके सेविंग करने की यदि आपकी प्रवृत्ति है, यदि आपका ट्रेंड हर साल सेविंग करने का है, तो आप इन फ्यूचर यदि कोई अचानक लॉस भी हो जाए तो उसके अगेंस्ट खड़े होने की हमारे पास कैपेसिटी रहती है, क्योंकि हमने अपने आप को स्ट्रांग कर रखा है, हमने अपने आप के पास में पैसा बचा के रखा है ताकि हम इन फ्यूचर उस पैसे का यूज करके यदि किसी कंडीशन में हमें जरूरत पड़ जाए तो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। समता अंशों के बाजार मूल्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब कंपनी अपने रिजर्व्स इन्वेस्ट करती है तब लोगों के मन में उस कंपनी के प्रति एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है। कारण यही है कि जब आपने अपना ही प्रॉफिट अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट आपने कमा के सेव करके रखा था वही प्रॉफिट जब आप री इन्वेस्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन में लोग आपके लिए एक अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा थॉट है कि जब आप अपना पैसा लगा रहे हो तो लोगों के दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहता है कि कंपनी कमा रही है और अच्छा कमा रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी अपने आप में एक स्ट्रांग है, इसलिए लोग आपके शेयर को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। और जब पब्लिक शेयर खरीदना पसंद करती है तब हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, और ये जो वैल्यू है वो जनरली इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इक्विटी शेयर की वैल्यू में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। ये थे उसके कुछ गुण, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर उस पॉइंट को आपके सामने रखता हूँ कि जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होंगे। जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छाइयाँ ही होगी, बुराइयां भी होती है, इसके अंदर कुछ कमियां भी है, और उन कमियों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास अंशधारकों में असंतोष। देखिए, जो कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, उनके मन में एक असंतोष पैदा हो सकता है। कारण यह है कि जब हमने लाभांश का पैसा बचा के रखा, हमने उनके प्रॉफिट को उनमें शेयर नहीं किया और उस पैसे को हमने अपने पास सेव रखा है, उस पैसे को हमने लोगों को दिया नहीं है, हमने कंपनी के फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है, तो वो लोग जो सिर्फ पैसा आपके बिजनेस में इस पर्पज से इन्वेस्ट किया है कि उन्हें डिविडेंड मिले, वो आपसे थोड़ा सा असंतोष व्याप्त या असंतोष प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों की थ्योरी यही थी, वो लोग चाहते ही यही थे कि हमने जितना इन्वेस्ट किया एंड ऑफ द ईयर मुझे प्राप्त होना चाहिए, बट जब उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसके मन में एक प्रकार से असंतोष पैदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है पूंजी का अनिश्चित स्रोत। देखिए, लाभ होता है लेकिन अनिश्चित है, जरूरी नहीं है कि आपके इस साल जितना प्रॉफिट हुआ है नेक्स्ट ईयर भी उतना ही होगा। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हर साल एक फिक्स अमाउंट सेव कर सको, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट हर साल सिमिलर है, कभी ज्यादा भी होगा कभी कम भी होगा। अब कई बार ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपको पैसे की जरूरत है और उससे पहले वाले ईयर में आपके प्रॉफिट हुए ही नहीं, कम हुए हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे इसको? तो पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि हम प्रॉपरली 100% इस पर डिफेंड नहीं रह सकते। कारण ये है कि हमारा प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा होगा कभी नहीं भी होगा। कभी हमने जो सेविंग की है या जो हमने पैसा बचाया है वो ज़्यादा भी बचा सकते हैं, तो कभी कम भी बचाएंगे, कभी नहीं भी बचाएंगे। तो हम 100% इस पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमको इसके अलावा भी सोर्सेज को समझना होगा, ध्यान में देना होगा, क्योंकि जिस समय हमें आवश्यकता है और उस समय यदि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। कोषों के अनुचित प्रभाव या कोषों के अनुचित प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। जो भी पैसा आपने बचा के रखा है उसका आप सही ढंग से यूज ना करो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसा बचा के रखा है और अब आवश्यकता नहीं है फिर भी हम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जब पैसा होता है तो एडिशनल माइंड चलता है। नहीं आवश्यकता है तो भी हम सोचेंगे नहीं, एक बार लगा लेते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नुकसान का बिंदु उत्पन्न हो सकता है। दूसरा आता है आपका
ट्रेड क्रेडिट व्यापार साख। क्या होता है व्यापार साख? तो जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वस्तु एवं सेवाओं को उधार क्रय करने की जो सुविधा देते हैं, मेरी प्रिय भाषा या इस शब्द का डेफिनेशन थोड़ा या अर्थ जानने की कोशिश करना, कि जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, देखिए जनरली ये दोनों व्यापारियों के मध्य स्थापित की जाती है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वस्तु एवं सेवाओं को उधार क्रय करने की सुविधा प्रदान करते हैं, उसी को व्यापार साख कहते हैं। जब आपका एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को उधार खरीदने के लिए, जनरली आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिजनेस उधार पर निर्भर करता है। देखिए उधार का मतलब ये होता है कि जो माल आपने खरीदा है उसका पैसा ऑन टाइम न पे करके कुछ समय बाद देते हैं। तो वो जो कुछ समय आपको स्टे करवाया जाता है, मान लीजिए आपने अपने व्यापारी से 2 लाख का माल खरीद लिया और आप उसे बेच रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको क्रेडिट देता है कि चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे पैसा 1 महीने बाद चुका दीजिएगा, या ये पैसा मुझे 15 दिन बाद देना या 2 महीने बाद देना। तो वो जो टाइम पीरियड आपको मिला है उसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन या छोटा सा मीनिंग होता है कि जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार क्रय करने की सुविधा देता है, उसी को व्यापार साख कहते हैं। चलिए व्यापार साख की भी कुछ विशेषताएं हैं, या सॉरी हम उसको कह सकते हैं उसके कुछ गुण होते हैं। पहला आता है सुविधाजनक एवं सतत स्रोत है ये। देखिए इसे प्राप्त करना बहुत आसान है और रेगुलर है, क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो आपस में 2 व्यापारियों के बीच ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। जनरली पहला व्यापारी माल खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, ये काम कंटिन्यू होने वाले चीज है, ये रुकने वाले नहीं है। बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होता है वहां से लगाकर जिस दिन वो बंद होता है तब तक ये रेगुलर प्रोसेस होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज माल खरीद लिया फिर अब बस बैठ गए कि नहीं अब हम ये पूरा बेच के ही खरीदेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आज आप माल खरीद रहे हो, आपको आवश्यकता पड़ रही है, आपने बेच दिया, वापस रीऑर्डर करोगे, माल आता रहेगा जाता रहेगा, ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है। तो जो हम ये समझ रहे हैं कि रेगुलर प्रोसेस के अंदर यहाँ आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, आपका जो व्यक्ति पहले से आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो आपको क्रेडिट दे रहा है, आप लोगों को क्रेडिट दे रहे हो, तो मतलब एक सतत और सुविधाजनक स्रोत है ये आपके लिए, तुरंत प्राप्त है। इसको प्राप्त करना ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको माल चाहिए था, आपने फोन कर दिया, ऑर्डर भेज दिया, आपको माल मिल गया, 2 महीने की क्रेडिट प्राप्त हो गई, आपको उसी टाइम उसको कैश देने की आवश्यकता नहीं है। कोई एडिशनल फॉर्मेलिटी नहीं, कोई आपको एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, केवल आपका जो व्यवहार है, जो आपका गुडविल है, उसके आधार पर आपको ये मिल जाती है। बिक्री में वृद्धि। देखिए जब हमें क्रेडिट मिलती है तो हम भी क्रेडिट देते हैं, एक सीधी सी बात है। आपको क्रेडिट मिलेगी तो आप भी दोगे, और आप जब क्रेडिट दोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, हमारा सेल्स बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए आज पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, उसके बाद भी आपने माल मंगवा लिया है, किसी कस्टमर ने आपको कहा कि भैया मुझे ये माल चाहिए, तो आपने मंगवा लिया, और आपके जो वेंडर है, आपका जो विक्रेता है, आपका जो व्यापारी है, वो आपको माल दे रहा है, तो आपका बिजनेस कहाँ रुका है? आपकी सेल्स बढ़ जाएगी ना। आप कोई भी वस्तु मंगवा सकते हो, बस सीधी सी बात है, आपने मंगवा लिया, उस व्यक्ति को दे दिया, पैसा आ गया, आपने रिटर्न कर दिए। तो बस यही चीजें होती है कि जब आपको ट्रेड क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है, उस समय आपकी सेल्स बढ़ जाती है, स्टॉक पे वृद्धि होती है। जब आपको उधार कोई दे रहा है तो आप हर किसी से माल ले लिया है, आपको लगा ये भी माल बिक सकता है, ये भी बिक सकता है, जो जो आइटम बिक सकती है वो सारा का सारा आपने स्टॉक करके रख दिया है। सपोज कीजिए यदि आपको सबका पैसा कैश देना होता है, मान लेते हैं कि ये सब पैसा हमको कैश देना होता, तो हम नहीं देते हैं, हम इतना माल खरीदते ही नहीं। कारण है यही है कि हम माल कहाँ से खरीदें, हम माल खरीदे कहाँ से? हमारे पास इतना कैश उस टाइम अवेलेबल नहीं था। जब कैश अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में हम पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो हम वही चीजें खरीदेंगे जो एसेंशियल है, वही वस्तु हम स्टॉक में रखेंगे जो ज्यादा बिक रही है। तो हम इतना इन्वेस्ट एक टाइम में नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हम ये सोचते हैं कि हमें यदि क्रेडिट मिल रही है तो हम अलग अलग वस्तुओं का स्टॉक करके रखा है, हम सारी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी ट्रेड क्रेडिट आपके स्टॉक को बढ़ाने में काम हेल्प करती है। संपत्तियों पर अतिरिक्त भार नहीं है।
देखिए, जो आपको क्रेडिट मिली है उस कारण आपकी जो असिस्ट पर एडिशनल वेटेज नहीं आता है। कहने का तात्पर्य होता है कि आपको माल खरीदना था, आपने माल खरीद लिया, यदि मान लो ये क्रेडिट नहीं मिलती तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं से वो पैसा जुटाना पड़ता। चाहे आप अपनी असिस्ट बेचो, चाहे लोन लो, किसी भी कंडीशन में आपको ये पैसे के ये माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता, तो आप कहीं ना कहीं अपने असिस्ट पे इफेक्ट होता है। तो यदि आपको क्रेडिट मिल रही है, लोग आपको उधार दे रहे हैं, उस कंडीशन में असिस्ट को तो छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि ये जो पैसा है वो तो आपको बेच के देना है, कमा के रिटर्न करना है। तो उस कंडीशन में आपको अपने असिस्ट पर कोई एडिशनल वेटेज देने की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ दोष भी है। पहला आता है जोखिम का कारण। देखिए, एक रिस्क, हाई रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि जब आपको सारी चीजें उधार मिल रही है तब व्यक्ति बिना सोचे समझे माल खरीद लेता है, ज्यादा माइंड यूज नहीं करता है कि मैं आगे बेच पाऊंगा नहीं बेचूंगा, इसका मार्केट है नहीं है। जब किसी व्यक्ति ने आकर कहा मैं आपको 2 महीने की क्रेडिट देता हूँ, आप इतना माल खरीद लीजिए, तुरंत ऑर्डर कर देगा, कौन सा आज पैसा देना, हमको 2 महीने बाद देना, दे देंगे, उसमें क्या है। तो इस तरह से वो हर किसी व्यक्ति से माल खरीद लेता है और एक हाई रिस्क क्रिएट कर लेता है, क्योंकि माल खरीदना बड़ा आसान है, बाकी बेचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेचने में आपके हाथ में थोड़ी ना है, वो तो कस्टमर आएगा तब बिकेगा ना। आप कस्टमर को अपने आप से सिर्फ समझा सकते हो, वो भी उस समय जब आपके पास वो आएगा, लेकिन आखिर वो खरीदेगा तो जो उसने सोचा है वही। आप कितना ही बता दो कि ये माल बहुत अच्छा है, नहीं खरीद के जाएगा। वो क्यों खरीदा, जब उसने वो सोच रखा है तो वो। तो कहने का तात्पर्य ये रहता है कि हमने स्टॉक भले ही कितना भी क्यों नहीं इकट्ठा कर रखा है, एटलीस्ट बिकेगी वही चीज है जो कस्टमर चाहेगा। और यदि हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज नहीं किया है तो जो कुछ खरीदा हुआ वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई लेके नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। तो हम ये कहते हैं कि ट्रेड क्रेडिट एक रिस्क का कारण भी है, क्योंकि क्रेडिट मिल रही है। सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति आकर कहता है कि ले जाओ जितना माल चाहिए, यदि आप पैसा 2 महीने बाद देना, तो ले जाएंगे वो, क्यों क्यों छोड़ेंगे, वो तो लेके आ गए, एक रिस्क का कारण बन गया। इन फ्यूचर आपको सारा पैसा देना पड़ेगा, यदि नहीं बेच पा रहे हो तो अपने असिस्ट बेच के दो, कैसे भी करके पैसा तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये एक कारण है अपने हाई रिस्क का। सीमित मात्रा, देखिए इसकी लिमिट होती है। जितना आपको, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा चाहिए तो आप ट्रेड फाइनेंस के लिए, ये ट्रेड क्रेडिट से नहीं ले सकते हो। एक लिमिट में रहता है, हर व्यापारी आपको एक लिमिट में माल देता है। आपको यदि 10,000 का माल खरीदना है तो उसमें से 4,000 कैश देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 पूरा का पूरा उधार लेके बैठे हो, आगे वाला पैसा दिया ही नहीं, दूसरा भी आप उधार मंगवा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक लिमिट क्रिएट होती है कि मान लीजिए आपको 1 महीने की लिमिट दे रखी है कि आप 1 महीने के अंदर आपको 20% पेमेंट हर 7वें दिन आपको पे करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन होती है कि आपको 1 महीने की क्रेडिट में हर सैटरडे या संडे को 25% पेमेंट आपको सबमिट करना है। तो एक इस तरह से आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, एक लिमिट रहती है हमारे पास में, उस लिमिट में ही आप उसको यूज कर सकते हो। खर्चीला स्रोत होता है, देखिए एक्सपेंसिव होता है ये, इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, खर्च ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो आप प्रोसेस फॉलो करोगे उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस खूब करने पड़ते हैं, तब जाके इसमें आपको सॉल्यूशन हो पाता है। तो ये था आपका ट्रेड क्रेडिट, और दूसरा था आपके पास में रिटेन अर्निंग्स। तीसरा आता है फैक्टरिंग। हम फैक्टरिंग को अपनी अगली क्लास में क्लियर करते हैं, तब तक आपको इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ना होगा, समझना होगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करोगे आपको समझ में कम आएगा। देखिए, समझने का एक सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना है। पहला काम, इस वीडियो को एक बार आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपनी बुक से रीडिंग लगाइएगा, और तीसरा काम, जो हम आपको नोट्स भेज रहे हैं उसको कॉपी में लिख दीजिएगा। ये 3 काम यदि आप कर लेते हो तो आपका टॉपिक कहीं नहीं जाएगा, बड़े आसानी से आप उसको समझ सकते हो और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, और मैं साथ में आशा भी रखता हूँ कि आप मेरी बात अच्छे ढंग से अप्लाई भी करोगे। ठीक है, थैंक यू।